हेलो दोस्तों, मैं हूं विजय चौहान और हम देखने जा रहे हैं ग्रेव्स डिसीज। तो ग्रेव्स डिसीज को डिफ्यूज टॉक्सिक गोइटर भी कहते हैं। इसकी इटियोपैथोजेनेसिस की बात की जाए तो मोस्ट कॉमन केस में क्या होता है, यह एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। मोस्ट कॉमन केस में क्या होता है, थायराइड रिसेप्टर एंटीबॉडी बनती है। तो टीएसएच रिसेप्टर एंटीबॉडी बनती है और ये एंटीबॉडी किस प्रकार की होती है, एक प्रकार की स्टिमुलेटिंग टाइप की एंटीबॉडी होती है और क्या बनाती है, T3 T4 का सिंथेसिस करती है। ये अब जो ऑटोइम्यून डिसीज है यह है क्रेब्स डिसीज, तो यह अदर ऑटोइम्यून डिसीज के साथ एसोसिएटेड रहती है, जैसे कि विटिलिगो, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, एडिसन डिसीज, माइस्थेमिया ग्रेविस और पर्नीशियस एनीमिया। दूसरा कारण क्या है, फैमिलियल और जेनेटिक, जो जेनेटिक में चलता रहता है ग्रेव्स डिसीज, जैसे कि ये HLA एसोसिएटेड जीन HLA-B8 DR3 DQ-A1 से एसोसिएट रहता है और किसी में अगर HLA-DR-B1 जीन है तो वह HLA है तो वह प्रोटेक्टिव है अगेंस्ट ग्रेव्स डिसीज के। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं क्या होते हैं, कुछ ट्रिगर फैक्टर होते हैं ग्रेव्स डिसीज के, जैसे कि पोस्टपार्टम स्टेट, आयोडीन बहुत ज़्यादा हो, या फिर लिथियम थेरेपी, या फिर इन्फेक्शन हो गया बैक्टीरिया या वायरल से। तो ये ट्रिगर फैक्टर क्या करते हैं, सेंसिटाइज कर देते हैं टी हेल्पर सेल को। अब टी हेल्पर सेल सेंसिटाइज हो जाएगी तो वो स्टिमुलेशन कर देगी बी सेल का, और बी सेल स्टिमुलेट हो जाएगी तो क्या करेगी, एंटीबॉडी बनाएगी। एंटीबॉडी का बहुत सारा प्रोडक्शन होता जाता है। ठीक है, तो ये किस प्रकार की रहती है, थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटी इम्यूनोग्लोबिन होते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबिन बनते हैं और लॉन्ग एक्टिंग थायराइड स्टिमुलेटर बनते हैं, और ये ज़्यादा थायराइड का सिंथेसिस करते हैं हार्मोन का। ठीक है, इसके अलावा ये ज़्यादातर किन में देखी जाती है, फीमेल सेक्स में होती है, इमोशन के कारण, स्ट्रेस के कारण, यंग एज में ज़्यादा देखी जाती है। अब क्लिनिकल फीचर की बात की जाए तो 8 टाइम मोर कॉमन है ये फीमेल में। ठीक, और कौन किस एज की फीमेल, 15 से 25 ईयर एज की फीमेल। अब हम देखते हैं क्या क्या साइन मिलता है किसी को ग्रेव्स डिसीज होगी, तो उसको मिलेगा अनएक्सप्लेन वेट लॉस, उसका वेट लॉस होगा। उसके बाद डायरिया रहेगा, उसको इंटॉलरेंस टू हीट, फाइन ट्रेमर मिल सकते हैं, एक्साइटेबिलिटी, हाइपरकाइनेटिक मूवमेंट, बहुत तेज मूवमेंट होंगे, एक्सेसिव स्वेटिंग मिलेगी। अब हम साइन ऑफ द प्राइमरी थायराइड टॉक्सिको को 6 भाग में बांटते हैं। पहला, थायराइड ग्लैंड के क्या फीचर है, CNS के साइन, CVS के साइन, आई साइन, मायोपैथी, डर्मोपैथी। तो सबसे पहले हम थायराइड ग्लैंड के साइन देख रहे हैं। तो ग्लैंड में क्या यूनिफॉर्मली इनलार्जमेंट मिलती है, कैसी, लेकिन माइल्ड डिग्री की इनलार्जमेंट मिलती है। और ग्लैंड कैसी मिलेगी, नॉन नोड्यूलर मिलेगी, स्मूथ सरफेस मिलेगा, नॉन सॉफ्ट टू फर्म इन कंसिस्टेंसी रहेगी। ठीक है, इट इज बार्म, ये थोड़ी सी गर्म लगेगी क्योंकि हाईली वेस्कुलर होती है। ठीक है, ऑस्कल्टेशन में ब्रूट में भी सीन। ठीक, अब हम CNS का साइन देखते हो तो CNS में ट्रेमर मिलेगा, हाइपरकाइनेटिक मूवमेंट मिलेगा, मोइस्ट, मतलब इनके हैंड को आप सेक करते हो ना तो हमेशा पसीना जैसा मिलेगा आपको, बार्म हैंड मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि बाहर में हैंड पसीना जैसा लगेगा, गीला गीला लगेगा। ठीक है, CNS के साइन हो गए। अब हम कार्डियोवैस्कुलर साइन क्या होगा, उनको ट्रेकिकार्डिया रहेगा, ट्रेकिपनिया रहेगा, पाल्पिटेशन रहेगा, एक्स्ट्रा सिस्टोल मिलेगा। ठीक, आई साइन में क्या है, आई साइन के बारे में तो आपको पता ही है। अब चौथी चीज आएगी आई साइन। तो आई साइन में क्या किया जाएगा, आपको आएगा डेरी लिम्पल साइन। डेरी लिम्पल साइन क्या है, ये अपर स्क्लेरा विजिबल है। उसके बाद मोबियस साइन, मोबियस पर क्या है, लॉस ऑफ कन्वर्जेंस, मतलब पहले दूर देखने का बोलेंगे फिर पास देखने का बोलेंगे, तो लॉस ऑफ कन्वर्जन मिलेगा। इसके बाद इसमें इनफ्रिक्वेंट ब्लिंकिंग मिलती है, इससे हम स्टेलबर्ग साइन कहते हैं। उसके बाद अब्सेंस ऑफ रिंकल इन फोरहेड, फोरहेड पे रिंकल अब्सेंट रहेंगे, इससे मोफ्रे साइन कहते हैं। इसके बाद क्या आ जाएगा, बोन ग्रेफे साइन, बोले तो लिड लेग, इसमें पर्सन को बोलेंगे नीचे देखो तो इसकी लिड है ना, और ये आई बोल तो आ जाएगी लेकिन लीड धीरे धीरे आएगी। ठीक है, तो इसे लिड लेग साइन कहते हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं क्या, अब हम देखेंगे 5वां मायोपैथी। मायोपैथी मसल में दिक्कत क्या आएगी, प्रोक्सिमल मसल में वीकनेस मिलेगी। और क्या मिलेगी, वीकनेस प्रोक्सिमल मसल में, इसके साथ साथ एक्स्ट्रा ओरिकुलर मसल है ना, एक्स्ट्रा ओकुलर मसल, इनमें भी वीकनेस मिलेगी, जिसके कारण पर्सन को डबल विजन मिलेगा क्योंकि आई के मसल का मूवमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसके बाद मायोपैथी इंप्रूव हो जाएगी ट्रीटमेंट पे, ट्रीटमेंट का दो इनको पेशेंट को तो मायोपैथी ठीक हो जाएगी। उसके बाद डर्मोपैथी, तो डर्मोपैथी में स्किन चेंज मिलेगा। तो स्किन चेंज क्या क्या मिलेगा, जैसे कि प्री टीबियल मिक्सोएडिमा मिलता है। ठीक है, किस प्रकार का होता है, ये नॉन पिटिंग टाइप का होता है। प्री टीबियल मिक्सोएडिमा रहता है, प्रूराइटिस रहता है, बहुत ज़्यादा खुजली चलेगी। पामर एडिमा में जैसे कि पाम के
जो है पेरीफेरी वाले साइड पे रेडनेस मिलेगी और यहाँ पे हाइपो पिगमेंट रहता है, ठीक है, पेल मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ा सा डार्क नहीं मिलेगा, यहाँ पे पेल मिलेगा। उसके बाद थिकनिंग ऑफ द हेयर होगी, फिर या डिपिट्राइल कॉन्ट्रैक्चर मिल सकते हैं ना, डिपिट्राइल कॉन्ट्रैक्चर मिल सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे इनकी इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या कराओ, सिंपल सा T3 कराओ, T4 कराओ, TSH कराओ, ठीक है। T3 T4 क्या मिलेंगे, ज़्यादा मिलेंगे। TSH क्या मिलेगा, इसमें लो मिलेगा। अब स्लीपिंग रेट अपन देखेंगे, तो हम सेडेट करेंगे पर्सन को फिनोबार्बिटोन से 30 mg, ठीक है। तो टॉक्सिक गोइटर में क्या रहता है, पल्स रेस हाई मिलती है ना, रिमेन हाई मिलती है ये देने के बाद भी, ठीक है। अब हम देखते हैं, और हाँ हमें क्या मिलेगा, इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे TSH स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडी मिलती है। क्या मिलती है, TSH रिसेप्टिंग एंटीबॉडी मिलती है जो सर्कुलेशन में घूमती रहती है, ठीक है। इसके बाद और क्या मिलेगा, तो ये हमने इन्वेस्टिगेशन देख लिया। अब ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है। पहला क्या है, एक तो मेडिकल है और एक सर्जिकल है और एक है रेडियो आयोडीन देना। तो मेडिकल में क्या होता है, मेडिकल का क्या एडवांटेज है, ऐसा है कि इसमें सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं है, सर्जरी अवॉइड हो जाएगी, ठीक है। लेस रिस्क ऑफ लाइफ को भी कम रिस्क है और पैसे भी कम लगेंगे। लेकिन इसके डिसएडवांटेज क्या है कि लंबे समय तक ट्रीटमेंट गोली देते रहो, ठीक है। इसका एक सीरियस और रेयर साइड इफेक्ट है, एक ग्रेनुलोसाइटोसिस हो सकता है ना, मिस डोज हो सकता है, या फिर रिलैप्स हो जाता है कॉमन 50% केस में, है ना। इंडिकेशन कब क्या है, कब मेडिकल थेरेपी देना चाहिए पेशेंट को, जब पेशेंट को सर्जरी कराना नहीं चाहता, या फिर पोस्ट अपॉइंटमेंट ऑफ सर्जरी, या फिर रिकरेंस, मतलब कि लेट सर्जरी कराने चाहता है, या फिर रिकरेंस हो गया आफ्टर सर्जरी, ठीक है। तो और सर्जरी कब कराओगे, सर्जरी कौन सी करेंगे, तो टोटल थायराइडोक्टोमी कराएंगे। एडवांटेज क्या है कि भाई गुड एंड अच्छा सर्जन करें, और इसमें क्या है, ये इसमें परमानेंट क्योर हो जाता है डिसीज, ठीक है। लेकिन इसके डिसएडवांटेज क्या है, इसमें मोर्टिलिटी मोर्बिडिटी के रिस्क एसोसिएटेड है, साइड इफेक्ट हो सकता है, जैसे थायराइडोक्टोमी के जो भी कॉम्प्लिकेशन है, उसके बाद हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है, रिकरेंस के चांस है। इसके इंडिकेशन कब कर सकते हो ये आप, जब पेशेंट यंग है, उसको थायरोटॉक्सिकोसिस हो रहा है, या फिर रेट्रोस्टेरनल गोइटर है, या फिर प्रेग्नेंट पेशेंट है, या फिर लैक्टेटिंग मदर है, तो इन केस में अपन क्या करेंगे, सर्जरी करेंगे। रेडियोथेरेपी, रेडियो आयोडीन 150 माइक्रोक्यूरीज, ये अपन क्या दे देंगे। तो इसके एडवांटेज क्या है, इसमें ना ही सर्जरी करना पड़ेगा, ना ही ड्रग मतलब इसको देंगे, लेकिन नो ड्रग के कंटिन्यू जो चलते हैं ना वो नहीं चलेंगे। ये बहुत ही ईजी है, मोर कॉस्ट इफेक्टिव, सस्ता है इनकी तुलना में, और इसमें ना ही रिकरेंट नेरेंजियल नर्व की पाल्सी होती है। इसके डिसएडवांटेज क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेशन कब नहीं कर सकते भाई, प्रेगनेंसी हो, लैक्टेशन हो, ये ऐसी वाली वुमेन को अपन नहीं कर सकते हैं। और इसमें परमानेंट हाइपोथायरॉयडिज्म होने का 10 से लेकर 15% पेशेंट में हो सकता है, ठीक है। इसके साथ इसमें कार्डियक अरिथमिया भी हो सकता है, को एग्जर्वेट कर सकता है। इंडिकेशन क्या है, ये आफ्टर 25 ईयर, एनी एज ग्रुप आफ्टर 25 ईयर के बाद किसी को कर सकते हैं। बहुत अच्छा किसके लिए, आफ्टर 45 ईयर में। रिकरेंट थायरोटॉक्सिकोसिस आफ्टर सर्जरी कर दी, उसके बाद भी थायरोटॉक्सिकोसिस होगा तो उसमें ये आप करोगे। उसके साथ साथ पेशेंट को कार्डियक सिम्टम है, या फिर स्मार्ट टू मॉडरेट एम्ब्लाइज में, उसके इसमें अपन रेडियो आयोडीन करते हैं। तो ये हमने कंप्लीट कर दिया ग्रेव्स डिसीज। थैंक यू।